क्वेश्चन। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर बोलो भैया, कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने को डाउट है। आइए डाउट पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 20। बोलो भैया। हेड ऑफिस का है ना भैया? तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना। ओनली द प्रोसेस गुड्स रिसीव। हाँ, सही तो बोल रहे हैं। ब्रांच प्रोसेस गुड्स ही रिसीव करती है, तो प्रोसेसिंग खर्चा ब्रांच में थोड़ी है। एचओ ने गुड्स को प्रोसेस किया, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर वो ब्रांच को भेजती है। ब्रांच एचओ से प्रोसेस गुड्स ही रिसीव करती है, दैट्स फाइन। प्रोसेस गुड्स ही मिलेगी ना। ये रॉ मटेरियल की परचेजेज है। जब प्रोसेसिंग हो रही है तो इसका मतलब ये रॉ मटेरियल की परचेजेज है। 10,100 इसी में ऐड हो जाएगी पूरी। परचेज कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस, ऊपर लिखा है ना कि ब्रांच एंड देयर चार्जेस देयर टू एट द प्रोसेस कॉस्ट प्लस 10%। प्रोसेस्ड कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट मिला के प्रोसेस कॉस्ट आएगी। प्रोसेस कॉस्ट का 10% ऐड करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इन फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच क्या डिफरेंस है, क्या कुछ नया करना है, बस उसी पे चर्चा करें। बहुत सिंपल सा छोटा सा पोर्शन है फॉरेन ब्रांच का। फॉरेन ब्रांच में दो तरह की फॉरेन ब्रांचेस रहती हैं। एक जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अपने लेवल पे ही हैंडल करती है, मतलब लीस्ट हेल्प फ्रॉम हेड ऑफिस। यहाँ पे रिपोर्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी हेड ऑफिस जो है, उस हेड ऑफिस का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता। ब्रांच अपने लेवल पे ही गुड्स भी खरीद रही होती है, ब्रांच अपने लेवल पे एक्सपेंसेस भी कर रही होती है, यानी वो मैक्सिमम अपने लेवल पे ही हैंडल करती है। और एक जहां उस पे हेड ऑफिस का पूरा कंट्रोल है, वही गुड्स हेड ऑफिस सेंड करेगा, खुद भी खर्चे परचेज करेंगे, लेकिन उसमें हेड ऑफिस का कंट्रोल रहता है। मेनली फॉरेन ब्रांच में करना क्या है? तो सर फॉरेन ब्रांच का मेन पार्ट होता है फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना। फॉरेन ब्रांच ब्रांच जहां भी होगी, जिस भी कंट्री में होगी, ब्रांच अपने सारे ट्रांजैक्शंस को अपनी कंट्री की करेंसी में रिकॉर्ड कर रही होगी। से ब्रांच इज इन यूके, तो उनका पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस और ट्रांजैक्शन स्टर्लिंग में होगा। ब्रांच इज इन अमेरिका तो वो यूएस डॉलर में मेंटेन कर रही है। ब्रांच इज इन इंडिया तो वो रुपीज में मेंटेन कर रही है। और हेड ऑफिस जिस कंट्री में है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी करेंसी में करेगा, और अल्टीमेटली हमें ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हेड ऑफिस के साथ मर्ज करना रहता है। तो हेड ऑफिस के साथ मर्ज करने के लिए हमें ब्रांच के स्टेटमेंट्स को हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्जन वाला पार्ट यहाँ पे हमें नया देखना है, बाकी तो वही फाइनल अकाउंट मेथड।
यहाँ पे एक और चीज है कि रिकंसिलेशन का प्रॉब्लम नहीं, रिकंसिलेशन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग करेंसी में ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली हमें ये समझना है कि हेड ऑफिस की ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी करेंसी रेट को यूज करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज, हम यहाँ पे उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स को फॉलो करते हुए कन्वर्जन का पार्ट परफॉर्म करते हैं। तो मेनली जो यहाँ पे आपको नोट करना है वो ये है कि कौन सा किस रेट पे कन्वर्ट किया जाए। तो इस चीज को नोट करें, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन रेट या बेस फॉर कन्वर्जन, दो तरह की ब्रांचेस हैं, आईएफओ एनआईएफओ। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, वो ब्रांच जो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मैनेज करती है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और दूसरी है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, वो ब्रांचेस, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब उसके मैक्सिमम फॉरेन ऑपरेशंस इंटीग्रल हैं यानी हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब वो ब्रांच अपने मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही है, परचेजेस, सेल्स, एक्सपेंसेस, असेट परचेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोनों के में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ कन्वर्जन रेट का है कि किसके लिए किस रेट को यूज किया जाएगा, और वो भी डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम के लिए है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम को चार कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। पहले है नॉन मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स का मतलब जिन्हें हम मनी की टर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, करने वाले हैं, मतलब इन शॉर्ट समझ लीजिए सारी करंट असेट्स। एग्जांपल में लिख लो इसमें क्या क्या है, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, पीआर, आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स एक्सेट्रा। लोन्स सब तरह के, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी, ये सब कहलाते हैं मॉनेटरी आइटम्स। इन मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे क्लोजिंग रेट दोनों ही केसेस में। क्लोजिंग रेट का मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 31 मार्च यदि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट है तो 31 मार्च को जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज होगा हम उस रेट ऑफ एक्सचेंज पे मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी आइटम्स। जैसे फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स जब आएगी तो उसके साथ साथ उसका डेप्रीसिएशन भी। रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन फिक्स एसेट्स का ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन फिक्स एसेट्स परचेज या सेल किया गया, जिस दिन फिक्स एसेट्स परचेज किया गया, उस दिन जो एक्चुअल रेट थी उस एक्चुअल रेट पे फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट किया जाएगा और डेप्रीशिएशन को भी उसी रेट पे कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि फिक्स एसेट्स के केस में आपके पास कन्वीनियंसी होती है, क्योंकि फिक्स एसेट्स परचेज किए तो उसका बिल बना होगा, तो बिल बना होगा तो हमारे पास उस बिल की पे डेट होगी कि हमने किस दिन खरीदा। अब किस दिन खरीदा तो उस दिन का हम एक्सचेंज रेट ला सकते हैं, इसलिए हम इसे एक्चुअल एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करेंगे।
मॉनेटरी आइटम्स में क्लोजिंग रेट क्यों लिया जाता है? क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स एक रूटीन बेसिस का ट्रांजैक्शन है। डेटर्स का जो बैलेंस है, उसमें डेटर्स में बहुत सारे डेटर्स हो सकते हैं। कब सेल किया नहीं पता कर सकते हम। तो डेटर से कितना पैसा आएगा, तो जिस दिन डेटर्स हैं उस दिन जो करेंसी की रेट है, अब जैसे डॉलर में डेटर है 10,000 डेटर्स, सपोज आज ही डेटर पेमेंट करते हैं, तो आज ही डेटर पेमेंट करेंगे तो डेटर का वैल्यूएशन आज की डेट पे होना चाहिए, इसलिए हम मॉनेटरी आइटम्स में क्लोजिंग रेट यूज करते हैं। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स में हमारे पास जिस दिन खरीदा गया उसका डेट अवेलेबल होता है, इसलिए हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वो वाली डेट यूज करेंगे। लेकिन यदि ये नॉन आईएफओ है तो उसके लिए तो क्लोजिंग रेट ही। इन केस ऑफ नॉन आईएफओ इसमें भी क्लोजिंग रेट ही यूज की जाती है। इन्वेंट्री, यार इन्वेंट्री भी तो सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी आइटम ही है, तो इसमें भी क्लोजिंग रेट ही यूज की जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, यदि आपको वो जो इन्वेंट्री बची हुई है उसकी डेट ऑफ परचेज बता दी गई है, तो फिर हम एक्चुअल रेट, इफ rate on the date of purchase या rate on the date of purchase is available, rate of the date of purchase is given, फाउंडेशन की तो काम चेंज होगी। वो पढ़े हैं इसका, जिनके पास भी। चलिए, तो जब यदि हमारे पास डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री गिवन हो और उसकी रेट भी गिवन हो, तो इन दैट केस हम वो रेट यूज करें। इफ रेट ऑफ द डेट ऑफ परचेज इज अवेलेबल, देन यूज दैट रेट, अदरवाइज क्लोजिंग रेट।
तो इन जनरल क्लोजिंग रेट ही यूज में आती है, क्योंकि ऐसा इन्वेंट्री का परचेज का डेट अवेलेबल होता नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री किसी एक दिन तो परचेज की नहीं होगी, कंटिन्यू परचेज में गई होगी। रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू आइटम्स का मतलब पी एंड एल वाले सारे आइटम, इनकम एंड एक्सपेंसेस, सारे पी एंड एल वाले आइटम, पी एंड वाले आइटम सारे के सारे एवरेज रेट पे कन्वर्ट होंगे। एवरेज रेट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, या तो गिवन होगी आपको एवरेज रेट जो उन्होंने पीरियोडिकली कैलकुलेट की होगी, क्योंकि ये तो लॉजिकली थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज रेट का मतलब होता है उस पूरे पीरियड में अपने मूविंग एवरेज या अलग अलग तरीके से जैसे भी, तो उन्होंने एवरेज रेट गिवन रहेगा, आप उस एवरेज रेट पे से कन्वर्ट करेंगे। एवरेज रेट इसीलिए क्योंकि जितने भी इनकम एक्सपेंसेस के आइटम्स होते हैं वो पूरे साल के होते हैं, तो हर डेट की रेट नहीं निकाल सकते। सेम इधर भी एवरेज रेट। यहाँ पे भी एवरेज रेट। सेम केस इसमें भी है कि यदि एक्चुअल डेट पता हो तो एक्चुअल डेट ले लेंगे, एक्चुअल डेट की रेट पता हो तो एक्चुअल रेट ले लेंगे, बट अगेन ऐसा होगा नहीं। हो सकता है किसी एक्सपेंस की एक्चुअल रेट दे दी जाए कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस इस दिन हुआ था और उस दिन एक्सचेंज रेट ये था, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को हम एक्चुअल रेट पे कन्वर्ट करेंगे। इफ एक्चुअल रेट इज अवेलेबल तो कोई डाउट ही नहीं है, आप एक्चुअल रेट पे ही जाएंगे, अदरवाइज एवरेज रेट पे जाएंगे। ठीक है। अब जब हम ये कन्वर्ट करेंगे तो जैसे ही आप ब्रांच का ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन से आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा? नहीं, कन्वर्जन के बाद ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि कुछ आइटम अलग रेट पे कन्वर्ट हुए, कुछ अलग रेट पे। तो वहां जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। उससे पहले एक चीज और लिख लो, एक्चुअल कौन सा, हेड ऑफिस बैलेंस, गुड सेंट,
मतलब ऐसे जो ट्रांजैक्शंस जो दोनों तरफ हुए हैं, ऐसे जो ट्रांजैक्शंस जो दोनों तरफ रिकॉर्ड हुए हैं, हेड ऑफिस और ब्रांच के जो आपस के ट्रांजैक्शंस हैं, यानी जैसे हेड ऑफिस का बैलेंस ब्रांच की बुक में, तो ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस है, तो हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का बैलेंस होगा, तो सेम होना चाहिए। इसलिए हम वहां हेड ऑफिस बैलेंस की जगह एज इट इज हेड ऑफिस की बुक से ब्रांच का एक्चुअल बैलेंस उठा लेंगे। ऐसे ही गुड्स सेंड टू ब्रांच सब्जेक्ट टू गुड्स इन ट्रांजिट वाला नहीं हो, तो जितना गुड्स ब्रांच को हेड ऑफिस ने सेंड किया है, उसने गुड्स सेंड टू ब्रांच रिकॉर्ड किया है, और ब्रांच ने गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ रिकॉर्ड किया है, तो दोनों सेम होने चाहिए। तो वहां पे हम एक्चुअल अमाउंट उठा लेंगे, एक्चुअल अमाउंट। और फिर उसके बाद जो आपके पास एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, उस एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करोगे? एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस तो बेटा ऑलरेडी फॉरेन करेंसी में आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पूरा जब कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम ट्रायल बैलेंस को मैच करने जाएंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस एक्सचेंज डिफरेंस कहलाता है। डेबिट साइड में डिफरेंस है या क्रेडिट साइड में डिफरेंस है, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या लॉस। तो एक्सचेंज डिफरेंस का फाइनल अकाउंट बनाते वक्त उस डिफरेंस का क्या करोगे? क्योंकि बाकी सारे आइटम तो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट में चले जाएंगे, वेयर डिफरेंस विल गो। तो डिफरेंस के केस में यहाँ पे पी एंड एल में, यहाँ पे पी एंड एल में, चार्ज टू पी एंड एल, एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट बैलेंस के साथ आया तो लॉस, क्रेडिट बैलेंस के साथ आया तो प्रॉफिट। एक्सचेंज डिफरेंस को पी एंड एल में चार्ज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे उसे हम ट्रीट करेंगे एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, accumulate in foreign currency transfer translation reserve, accumulate in foreign currency translation reserve। एक रिजर्व बना दिया जाएगा और उस रिजर्व में उस डिफरेंस को रख दिया जाएगा, और वो रिजर्व बैलेंस शीट में कैरी होगा। नेक्स्ट ईयर फिर डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को वापस उसी रिजर्व से एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब डिफरेंस को राइट ऑफ नहीं करना है, डिफरेंस को हर साल रिजर्व की फॉर्म में एडजस्ट करते हुए चलना है, और उस रिजर्व का नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ट्रांसलेशन मतलब हमने फॉरेन करेंसी के ट्रायल बैलेंस को डोमेस्टिक करेंसी में ट्रांसलेट किया था, तो उस ट्रांसलेशन की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम एक रिजर्व में कैरी ऑन करें। क्लियर है बात? तो इंट्रीगल नॉन इंट्रीगल के केस में कैसे आपको कन्वर्ट करना है वो ठीक है, उसके बाद काम वही करना है, फाइनल अकाउंट्स में, और कुछ नई चीज नहीं। ठीक है, चलिए मूव ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल वासुदेव लिमिटेड एज अ ब्रांच इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का ब्रांच है, यूएस में ब्रांच है। इंट्रीगल फॉरेन ब्रांच, उसमें एक ध्यान रखना है, द इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इंट्रीगल का ही अजम्पशन लेना है, हमेशा आईएफओ ही लेना है। द इन्फॉर्म किया है तो अकॉर्डिंगली, अदरवाइज आईएफओ। At the end of the 31st March, the following ledger balances have been extracted of Delhi office and New York office. न्यूयॉर्क ऑफिस का अमाउंट है डॉलर में, दिल्ली रुपीस में।
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक एज ए 31 मार्च, दिल्ली का क्लोजिंग स्टॉक, न्यूयॉर्क का क्लोजिंग स्टॉक। हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25% इनवॉइस पे। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। Depreciation is to be provided on building at the rate of 10% and the plant and machinery at 20% WDV. To convert the branch trial balance into rupee using the following rate of exchange. Opening rate given है, closing rate given है, average rate given है और fixed assets के लिए specific rate given। ठीक है? To prepare the trading and P&L account for the year ended showing to the extent possible head office results and branch results separately. दोनों के सेपरेटली रिजल्ट शो करते हुए हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले कन्वर्जन के लिए ट्रायल बैलेंस, कॉपी द ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट द गिवन अमाउंट, नेक्स्ट कॉलम एक्सचेंज रेट और फिर वापस डेबिट क्रेडिट कन्वर्टेड अमाउंट। तो आपके टोटल 5 कॉलम बनेंगे यहाँ पे। डेबिट इन डॉलर, क्रेडिट इन डॉलर, कन्वर्जन रेट, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। ठीक है, चलिए पहले तो ट्रायल बैलेंस कॉपी कर दो। कहां से स्टार्ट है? प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन 100, यहाँ रेट फाइनल कर दें पहले हम, यहाँ रेट फाइनल कर लें पहले। प्लांट एंड मशीन एक्चुअल, प्लांट एंड मशीन एक्चुअल, एक्चुअल क्या है 45। डू वन थिंग, पहले ट्रायल बैलेंस कॉपी कर लो, आप टाइम खराब होगा। ट्रायल बैलेंस कॉपी करो फटाफट, लिखो मैं यहाँ पे, पहले ट्रायल बैलेंस कॉपी कर लो। प्लांट एंड मशीन कितना दिया है 100। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन का डेप रिजर्व 20, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 60 and 20, ओपनिंग स्टॉक 25, कैश एंड बैंक 4, परचेज एंड सेल्स 25, goods received from HO 30, wages and salaries 18, rent 6, office expenses 12, commission received 100, और लास्ट में HO का अकाउंट 15। ये ट्रायल बैलेंस आपका कैरी होके आ गया 280, 280। ट्रायल बैलेंस कॉपी कर दिया आपने। अब आइए कन्वर्जन रेट, तो मैं रेट्स पहले यहाँ ले लेता हूँ। हमारे पास रेट्स क्या क्या हैं 50, 55, 52, 50, 55, 52।
50 ओपनिंग, 55 क्लोजिंग और 52 एवरेज। और प्लांट एंड मशीन के लिए स्पेसिफिक रेट 45। तो प्लांट एंड मशीन में तो रेट डाल दो 45, पहले रेट मेंशन कर रहे हैं। अब प्लांट एंड मशीन में 45 है तो उसके डेप्रिसिएशन में भी 45 ही होगी। डेटर एंड क्रेडिटर कौन सी रेट पे? क्लोजिंग रेट पे। मॉनेटरी आइटम्स हैं 55। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, नाम ही लिख दिया ओपनिंग, तो रेट भी तो ओपनिंग लगेगी। ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग रेट। कैश एंड बैंक क्लोजिंग रेट। परचेज एंड सेल रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू आइटम एवरेज रेट पे 52। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ एक्चुअल, एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट लाएंगे सर इसके लिए हम। वेजेस एंड सैलरीज रेवेन्यू आइटम एवरेज रेट पे 52। रेंट रेवेन्यू आइटम एवरेज रेट 52। ऑफिस एक्सपेंसेस एवरेज रेट 52। कमीशन रिसीव्ड एवरेज रेट 52। एचओ एक्चुअल लेंगे, ठीक है। डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है, किसी फॉरेन करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड। हमेशा नहीं, डोमिनेटिंग करेंसी को कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई, और डोमिनेटेड करेंसी को कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड। यहाँ पे डॉलर डोमिनेटिंग करेंसी है क्योंकि $1 इज इक्वल टू रुपीस में ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई। वहीं ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी करेंसी आए जो इंडियन रुपी को डोमिनेट नहीं कर रही है, इंडियन रुपी से डोमिनेट हो रही है, तो डोमिनेटिंग करेंसी के केस में मल्टीप्लाई, डोमिनेटिंग करेंसी को कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई, डोमिनेटेड करेंसी को कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड। मतलब यूं कहें कि स्ट्रॉन्ग करेंसी को कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई, वीक करेंसी को कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड। यहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग करेंसी है रुपीस से तो मल्टीप्लाई 4500। 90 55 into 60 3300 1100 1250 220। हाँ, सेल्स लिखा नहीं क्या मैंने? सेल्स कितना है? हाँ, क्रेडिट में कितना? 6500। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ एक्चुअल, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ एक्चुअल, इधर गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा, देखो इधर ये रहा गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना दिया है? गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना दिया है? 1500। नीचे इंफॉर्मेशन में कोई भी गुड्स इन ट्रांजिट ऐसा कोई केस नहीं है, मतलब जितना एचओ ने भेजा है उतना ही ब्रांच ने रिसीव किया है। एचओ ने 1500 रुपए का भेजा था, एचओ ने 1500 रुपए का भेजा था, ब्रांच ने $30 का रिसीव किया, तो वैल्यू दोनों की सेम मानी जाएगी, इसलिए 1500। वेजेस एंड सैलरीज 936, 312, 624 एक्चुअल, अरे 624 ऑफिस एक्सपेंसेस ना, हाँ कमीशन 5200। एचओ में एचओ का बैलेंस एक्चुअल, तो एचओ की बुक में ब्रांच का बैलेंस देखो 800, इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन की पेंडेंसी नहीं है, इसलिए एज इट इज 800। टोटल लगाइए, देखिए एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ रहा है। चेक कर लो। वाह भाई वाह, सबके डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, बधाई हो। डिफरेंस में भी डिफरेंस ला दिया आप लोगों ने, तो टोटल लगाने में ही गड़बड़ कर रहे हो आप लोग।
भाई कैलकुलेटर चलाया तुमने? कैलकुलेटर कहाँ है? अब 7 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑड फिगर तो है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे। यार मुझे अभी अभी थोड़ा सा हंसी आने लगेगा आप लोगों पे। आप लोगों का टोटल डिफरेंस के मैच नहीं हो रहा है यार। गलत है। हाँ जी। या तो सीरियस ले लो चीजों को, वरना मजाक में फिर निकाल लो। आप इसको मजाक बनाओगे, इसने मजाक बनाना शुरू किया तो फिर कुछ नहीं रोक पाएगा आप। हाँ। ठीक है। ट्रायल बैलेंस कन्वर्जन, किसी को कोई डाउट? अब आपको क्या करना है वो पता है। फाइनल अकाउंट बनाने, एचओ और ब्रांच के, शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी सेपरेटली, सब कुछ सेपरेट शो करते हुए, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए एडजस्टमेंट्स भी परफॉर्म करने। चलें, बनाइए ट्रेडिंग पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। कंबाइन बना दें, पहले दोनों का सेपरेट। एचओ और ब्रांच। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, goods received from HO, buy sales, buy goods and to branch, buy closing stock। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं क्या? वेजेस एंड सैलरीज। बोलिए। हेड ऑफिस, यहां से लीजिए हेड ऑफिस की वैल्यूज। ओपनिंग स्टॉक 250, परचेजेस 275, वेजेस 100। 250, 275, 100, 250, 275, 100, 1500। अरे सॉरी सॉरी, गुड्स एंड टू ब्रांच 1500, सेल्स 600 का सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है हेड ऑफिस का 2 लाख। 2 लाख का मतलब 200, वैल्यूज इन थाउजेंड्स है ना। हाँ, 200, 600 का सेल्स,
200 का क्लोजिंग स्टॉक। ब्रांच वैल्यूज, ब्रांच की वैल्यूज ऊपर से, ओपनिंग स्टॉक 1250, परचेजेस 1300, गुड्स रिसीट फ्रॉम एचओ 1500, सेल्स एट ब्रांच 6500 और क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक 10, $10। कन्वर्ट करो $10 को क्लोजिंग रेट पे। क्लोजिंग स्टॉक $10 क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा, कितनी है 55, तो 550 वैल्यू इन 1000 का मतलब हो गया 0.55। जीपी, वेजेस एंड सैलरीज भी है ब्रांच में, है ना, 936 जीपी, वन सिक्स सेवन फाइव 15.55 1514.55। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये तो बचपन वाला ही काम कर रहे हैं, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट। बाय जीपी, तो जीरो खुल के बनाओ क्या, जीरो को आदत डाल लो, आज के बाद जीरो खोल के लिखूंगा, क्योंकि तुम्हारे 3 जीरो जहां होते हैं वहां पे वो मिक्स हो जाते हैं। जीरो खोल के लिखूंगा, अलग अलग लिखूंगा, ऐसे बना के लिखूंगा। एक्सपेंसेस पी एंड एल के, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इनकम में हेड ऑफिस के भी लो, टू रेंट, टू ऑफिस एक्सपेंस, कितना है रेंट, हेड ऑफिस का रेंट है ही नहीं, ब्रांच में है सिर्फ, और ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रांच हेड ऑफिस में 25 और कमीशन रिसीव 275। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस हेड ऑफिस में 25, बाय कमीशन रिसीव 600 एंड 200 एंड 275 ब्रांच के, ब्रांच में कमीशन रिसीव्ड 5200, ब्रांच में ऑफिस एक्सपेंसेस 624, रेंट 312। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी? अब एडजस्टमेंट्स बोले हैं, एडजस्टमेंट्स बोले हैं इसने, एडजस्टमेंट्स क्या बोले हैं, प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%, डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, डेटर्स, डेटर ये रहा 500, 500 का 5%, 25, 25 का प्रोविजन बनेगा हेड ऑफिस में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25, और ब्रांच के डेटर्स 3300, इसका 5% 165, 165 का यहाँ बनेगा, वर्किंग नोट दे देना इसका,
या बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में नीचे मेंशन करेंगे, वहां से हो जाएगा। दूसरा बैलेंस शीट नहीं बोली है, नहीं है, चलो ठीक है, वर्किंग नोट देना फिर दूसरा बोला है डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे 10%, प्लांट एंड मशीन पे 20% ऑन WDV। WDV से लगाना है। आओ वर्किंग नोट बनाएंगे। नीचे जर्नल P&L की जगह छोड़िएगा, वर्किंग नोट बनाएंगे। HO ब्रांच WDV पे निकालना है हमें, और WDV पे निकालना है तो उसके लिए नेट ब्लॉक निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? बिल्डिंग की कॉस्ट 1000 और 200 रुपए उसका रिजर्व। तो बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग का ही बात कर रहे हैं हम। बिल्डिंग कॉस्ट 1000 लेस डेप्रीसिएशन रिजर्व कितना? 200। तो ये आ गई WDV 800, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 80। क्या 7? नहीं बेटा, WDV पे नहीं दिखाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट में बिल्डिंग वही रहेगी 100 और रिजर्व 200 प्लस 80, 280 का दिखेगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन का कॉस्ट, प्लांट एंड मशीन का कॉस्ट 2000, प्लांट एंड मशीन का कॉस्ट 2000 लेस रिजर्व 500 का, WDV 1500, डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 20% यानी 300। हेड ऑफिस के बाद ब्रांच, ब्रांच के पास बिल्डिंग तो है नहीं, बिल्डिंग नहीं है, प्लांट एंड मशीन है 4500 और 900, कॉस्ट 4500, डेप्रीशिएशन रिजर्व 900, कितना बचा? 3600, 20%, 720। अभी देखो हमने क्या किया, ब्रांच का जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया वो कन्वर्टेड वैल्यू पे कैलकुलेट किया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ब्रांच का डेप्रीशिएशन डॉलर में कैलकुलेट करते तो इस डेप्रीशिएशन को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता। तो इसे कन्वर्ट करते कौन सी रेट पे? एक्चुअल रेट पे, 45 की रेट पे। लेकिन आप कन्वर्ट करके निकाल रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है कन्वर्जन की। आइए ऊपर डेप्रीशिएशन ले लेते हैं। हेड ऑफिस में डेप्रीशिएशन हो गया टोटल 80 और 300, टू डेप्रीशिएशन 380 और इधर डेप्रीशिएशन 720। ठीक है, अब एक बार गो थ्रू करके आ जाएं क्या बचा। कोई भी ट्रेडिंग P&L का आइटम बचा है क्या? एक तो रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, आप इसे हेड ऑफिस में डालें या फिर जर्नल P&L में डालें, क्योंकि MD तो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का होगा। वेजेस हो गया, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन, सब डन। स्टॉक रिजर्व की बात बाकी रह गई है, बाकी सब डन। तो यहाँ पे NP निकाल दो। 1520, हाँ, $4893.55।
जर्नल पी एंड एल में आते हैं। बाय नेट प्रॉफिट, एचओ का 1520, इसका 4893.55, दोनों को ऐड कर लो। सिक्स 413.55। मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, एमडी का सैलरी कितना, 50। एक्सचेंज लॉस था या प्रॉफिट था, लॉस था, डेबिट साइड पे आ रहा था। 558 एक्सचेंज लॉस, 558। अब बनाना है स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग का गिवन है, क्लोजिंग का बनाना है। क्या प्रैक्टिस बना रहे हो आप लोग, डिफरेंस या फिर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिखाते हैं? आइए वर्किंग नोट में। स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक किस रेट पे सेंड किया जा रहा है, देखिए। गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है ब्रांच का, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच का ही बनाएंगे ना, ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पे बनाओगे स्टॉक रिजर्व। 0.55 बनाओ, 0.55 पे स्टॉक रिजर्व कितना बनेगा, 0.55 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 125, 0.11। और स्टॉक रिजर्व ओपनिंग का कितना था, हेड ऑफिस की बुक में ओपनिंग का ट्रायल बैलेंस में स्टॉक रिजर्व गिवन होगा 65 का बना हुआ है, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बना हुआ है। नेट रिजर्व कितना बनाना है, 64.89 का रिवर्स करना है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नेगेटिव आ रहा है तो रिवर्स करना है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नेगेटिव आ रहा है, रिवर्स करना है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पॉजिटिव आ रहा है तो उसे और क्रिएट करना है। रिवर्स करने का मतलब क्रेडिट में डालो, बाय स्टॉक रिजर्व 64.89। एंड फाइनल नेट प्रॉफिट दिखा दो, टू नेट प्रॉफिट 5870.44। इट इज योर फाइनल प्रॉफिट। देख लीजिए स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन। ये है फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन करने का तरीका। क्लियर हुआ, प्रोसीजर क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन रीड करें। फाइंड, डॉलर में दिया है, एडजस्टमेंट्स के दिया है, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है और फिर ब्रांच का ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना है। सिर्फ ब्रांच का ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस ट्रायल बैलेंस, एवरीवन कन्वर्ट दिस ट्रायल बैलेंस। रेट्स कहाँ है? एक्सचेंज रेट सबके पास है। फिक्स असेट्स का स्पेसिफिक 43, ओपनिंग रेट 47, क्लोजिंग रेट 50, एवरेज रेट 45। चलिए कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट द ट्रायल बैलेंस।
ऑफिस एक्सपेंसेस में कौन सी रेट आएगी? ऑफिस इक्विपमेंट, एक्चुअल रेट दे रखी है 43। फर्नीचर फिक्चर 43, स्टॉक में ओपनिंग 47, परचेज में एवरेज 45। सेल्स में एवरेज 45, गुड्स एंड टू ब्रांच एक्चुअल, नीचे गिवन होगा देखो अमाउंट, हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू ब्रांच 15 लाख 80,000 एंड देयर इज नो ट्रांजिट। ट्रांजिट का ध्यान रखना भाई, वरना सेम अमाउंट मैच नहीं होगा। सो देयर इज नो ट्रांजिट, तो 50 लाख 15 लाख 80,000। सैलरीज एवरेज 45, carriage inward 45, rent and rates and taxes 45, insurance 45, trade expenses 45, head office account actual, नीचे बैलेंस दिया होगा ब्रांच का, ये रहा 20 लाख 50,000 रुपीज एक्चुअल वैल्यू। डेटर्स क्लोजिंग 50 पे, क्रेडिटर्स 50 पे, कैश 50 पे, कैश बैंक 50 पे, क्लोजिंग रेट्स। बोलो कोई डाउट? अरे यार आसान सा तो काम है, डाउट होना ही नहीं चाहिए। कितना डिफरेंस आ रहा है एक्सचेंज लॉस या प्रॉफिट जो भी है? डिफरेंस, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है, ये भी गड़बड़ है। वन लैख 10,000, ओके, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट बनाने में तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। क्या क्या बोला है? सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी
कन्वर्ट करके P&L में भी आएगी और बैलेंस शीट में भी आएगी। किस रेट पे कन्वर्ट करोगे? क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी, लेकिन जब अब यहां गड़बड़ हो जाएगा किस चीज का, देखिए इधर। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी में एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। या तो आप ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने से पहले कर दीजिए, या तो आप ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने से पहले कर दीजिए। उससे होगी सैलरी आपकी चेंज, सैलरी में 50 ऐड होगा और एक नई लाइबिलिटी आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से क्रेडिट साइड पे। तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, क्यों? क्योंकि सैलरी कन्वर्ट हो रही है 45 पे और आउटस्टैंडिंग सैलरी कन्वर्ट होगी 50 पे, क्लोजिंग रेट पे। तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 2000 अगेन। तो ये एडजस्टमेंट हमें पहले परफॉर्म करने रहेंगे ताकि ये डिफरेंस को हम एडजस्ट कर सके। समझ में आया बात? आपकी सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला अमाउंट सैलरी में 50 से मल्टीप्लाई होके जाएगा, लेकिन लाइबिलिटी में 45 से मल्टीप्लाई, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, सैलरी में 45 से मल्टीप्लाई होके जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी में 50 से मल्टीप्लाई होके जाएगा। तो एक्सचेंज डिफरेंस वापस क्रिएट होगा 2000 का। तो आपका एक्सचेंज डिफरेंस फाइनली जो आएगा वो आएगा 1,08,400। योर एक्सचेंज डिफरेंस विल बी 1,08,400। ये एक्सचेंज डिफरेंस लिख लो प्लीज, 1,08,400। क्या करना है, क्या करना है इसमें चेंज? क्या करना है? सैलरी को 3200 की जगह कर देना है 3250। सैलरी को कर दोगे 3250, सैलरी को 3250 और उसे 45 से कन्वर्ट कर दो और नीचे एक नई लाइबिलिटी डाल देना आउटस्टैंडिंग सैलरी की। फिर एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर देना आउटस्टैंडिंग सैलरी की। सैलरी को 50 से क्यों हाँ हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी को 50 से करेंगे क्योंकि वो लाइबिलिटी है, मॉनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट पे जाएगा। तो फाइनली एक्सचेंज लॉस विल बी करेक्ट, एक्सचेंज प्रॉफिट आएगा। डेप्रिसिएशन लगाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनल अकाउंट बना ही सकते हो आप। 15 to 50, ये तो डॉलर में लिखा ना बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आइए क्वेश्चन 24 डिस्कस करेंगे सिर्फ। पहले एडजस्टमेंट परफॉर्म करना है, फिर ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करना है, फिर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनानी है सिर्फ ब्रांच की। तो पहले एडजस्टमेंट्स देखो एक बार इधर। फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस, अब चाहे तो डेप्रिसिएशन भी पहले ही लगा दे, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही डाल दे डेप्रिसिएशन। ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन लाएंगे तो असेट्स 24,000, 4 साल पहले खरीदा, लेकिन आपका असेट कॉस्ट पे है WDV पे, नेट पे है या कॉस्ट पे? सर कॉस्ट पे नहीं है, नेट पे है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन रिजर्व क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब ये नेट पे है। अब नेट पे है लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी।
ये 24,000 है 4 साल बाद। तो यदि पहले 4 साल पहले 100 रुपए में खरीदा था तो 4 साल में 40 का डिप्रिसिएशन लग चुका होगा, 10 10 10 10। तो अभी जो नेट फिक्स एसेट्स है वो 60% पे होगी, यानी 4 साल पहले 40,000 की रही होगी, यानी 4 साल पहले 40,000 की कॉस्ट रही होगी। करंटली इट इज एट 60%। 4 साल का 40% डिप्रिसिएशन लग गया, तो करंटली इट इज एट 60%। तो 4 साल पहले ये 40,000, 40,000 पे 10% डेप्रिसिएशन विल बी 4,000। तो 4,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। असेट को कट करके कर दोगे यहाँ पे 20 और एक नया खर्चा यहाँ बीच में डाल दोगे डेप्रिसिएशन का। बात समझ में आ गई सभी को? हाँ ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, जैसे दूसरा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 400 के, तो 400 के एक्सपेंसेस बढ़ा दोगे, 400 के एक्सपेंसेस बढ़ा दोगे और एक नई लाइबिलिटी डाल दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से 400 रुपीज की। चलो नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस 200, एक्सपेंसेस में से 200 माइनस कर दोगे और एक 200 की नई असेट क्रिएट कर दोगे। क्या ही काम करवा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 8,000, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर एक्सचेंज रेट, 4 साल पहले की एक्सचेंज रेट 70 क्यों दी है? 4 साल पहले की एक्सचेंज रेट फिक्स असेट को कन्वर्ट परचेज की डेट पे होता है, तो फिक्स असेट्स विल बी कन्वर्टेड एट 70। ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, कोई डाउट? फिक्स असेट्स को कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल डेट पे, तो इसकी एक्चुअल डेट तो 4 साल पुरानी है, तो 40,000 नहीं बाबा, आज की जो कॉस्ट है 20,000 इन 70, फिक्स असेट्स को 70 पे कन्वर्ट कर। चलो रेट बोलो, फिक्स असेट्स एक्चुअल रेट पे, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ एक्चुअल, तो एक्चुअल के लिए लेजर अकाउंट दिया है गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है आगे चलते, एक्सपेंसेस एवरेज, डेटर क्लोजिंग, क्रेडिटर क्लोजिंग, डेप्रीशिएशन, ओ फिक्स असेट्स वाली रेट पे 70 पे, कैश एट बैंक क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग, हेड ऑफिस अकाउंट एक्चुअल, बैलेंस देख लो, बैलेंस ये रहा 17,20,000, परचेज एवरेज, सेल्स एवरेज, खत्म। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रांच बेंगलोर में है, हेड ऑफिस यूएसए में है, रिवर्स कन्वर्जन है, तो डिवाइड करना है रेट से। ठीक है, रुपीस के अमाउंट को रेट से डिवाइड करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग पे, परचेज सेल एवरेज पे, डेटर क्रेडिटर क्लोजिंग पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लोजिंग, वेजेस सैलरी एवरेज, रेंट रेट्स एवरेज, सन्ड्री चार्जेस एवरेज, कंप्यूटर फिक्स असेट है गिवन है, ये रहा 6,000 का था, एक्चुअल गिवन है सीधा। बैंक बैलेंस क्लोजिंग, ब्रांच का अकाउंट एक्चुअल 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 एक्चुअल, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ये रहा गिवन है। चलो नीचे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर वर acquired from a remittance of $6,000 received from New York head office and paid to the supplied, depreciate computer 60%, 60% पर depreciate कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अनसोल्ड स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक भी दे दिया रुपीज में, किस पे कन्वर्ट होगा, किस रेट पे, क्लोजिंग रेट पे, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट गिवन, क्लोजिंग रेट गिवन, एवरेज रेट गिवन, डेसिमल में बोल रहा है 2 डेसिमल तक एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है खत्म। ये है आपके पास फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चंस। कोई डाउट? अब हमारे पास कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है सिर्फ लास्ट, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन पे जर्नल एंट्रीज मांगी है, एचओ के थ्रू होगी, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गाइस बताइए क्या ख्याल? बढ़िया, ओके देन डन। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस है, नया कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, सी यू, बाय।